विद्यार्थियों, हमने बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड में कथा एकादशी पुस्तक को प्रारंभ किया है। इससे पहले हम गबन उपन्यास पूरा कर चुके हैं। आज हम कथा एकादशी की जो पहली कहानी है उसमें कहा था उसके बारे में वाचन एवं व्याख्या करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व के बारे में हमने एक छोटी सी क्लास पढ़ी थी। आज हम उसमें कहानी की बात करते हैं। ये कहानी 5 अंकों के अंदर विभाजित है और इस कहानी में हिंदी की पहली बार पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। फ्लैशबैक शैली या पूर्व दीप्ति शैली प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी रचित है, जिसके अंदर आदर्श प्रेम का चित्रण हमें मिलता है। यथासंभव हम एक ही क्लास में 2-3 अंक इस कहानी के पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का जो पहला अंक है, कहानी का जो प्रारंभ होता है, उसके अंदर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी अमृतसर के वातावरण का चित्रण करते हैं, जिसके अंदर एक बाजार है और उस बाजार में तांगे वाले जो होते हैं, इक्के वाले, उनकी भाषा शैली का हमें आभास देखने को मिलता है। गुलेरी जी कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो तांगे वाले होते हैं उनकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट, कठोर और ढंग की नहीं होती है। कहानी का प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से तुमते हुए इक्के वाले कभी, थोड़ी अश्लील शब्दावली है यहाँ पर, कभी घोड़े की नाड़ी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों को चीत कर अपने हिवी को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीट में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर सब्र का समुद्र उमाड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेलते हैं। अर्थात बड़े बड़े शहरों के जो इक्के वाले हैं उनकी जबान, उनकी जुबान, उनकी भाषा और अमृतसर के घोड़े इक्के वालों की भाषा की यहाँ पर तुलना की गई है और अमृतसर के जो तांगे वाले हैं उनकी मीठी जबान के बारे में बताया गया है। लेकिन हम आगे देखते हैं, क्या मजाल है किसी को जी और साफ बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह मई मार करती है। देखिए, मीठी जबान तो है लेकिन मीठी छुरी की तरह मई मार भी करती है। यदि कोई गुड़िया बार बार चेतावनी देने पर भी अपनी जगह से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने देखिए। वो कहते हैं तांगे वाले, हट जा जिन्हें जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्र प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। समष्टि में इसका मतलब था कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्र वाली है, तेरी लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे घोड़े के तांगा गाड़ी के पहियों के नीचे आके मरना चाहती है, अर्थात बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और ये जो लड़की है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार जो है, जहाँ पर ये सौदा करने आए अर्थात सामान खरीदने आए हैं, वह दुकानदार जो है वो एक परदेसी से वाद विवाद कर रहा था, जिसके अंदर वो जो परदेसी है दुकानदार का ग्राहक, वो गीले पापड़ गिनना चाहता था और वहां से हट नहीं रहा था। इतने में वो बालक और बालिका, वो लड़का और लड़की अर्थात रैना और होरा आपस में बातचीत करते लगते हैं। रैना सर्वप्रथम होरा से वार्तालाप करते हुए पूछता है कि तू कहाँ की है। होरा कहती है कि मैं मगरे की हूँ। फिर होरा लैना से पूछती है कि तू कहाँ का है, तो लैना सिंह कहता है मैं मगरे का हूँ। फिर दोनों की बातचीत में पता चलता है कि दोनों अपने मामा के ही आए हैं। लैना सिंह अपने मामा के जो बाल है, केस है, उनको धोने के लिए दही लेने आया है और होरा रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दुकानदार इतने में फ्री हो जाता है, वो इनका सामान देता है। दोनों सामान लेके जब जाने लगते हैं
तब लैला सिंह होरा से चिढ़ाने के स्वर में एक बात पूछ लेता है, सुनिए क्या। कुछ दूर जाके लड़के ने मुस्कुरा के पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ा के धत कह के दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कुड़माई का मीनिंग यहाँ पर सगाई है। अभी ये छोटे बच्चे हैं, एक की आयु है 12 वर्ष, कन्या की आयु है 8 वर्ष, और 12 वर्ष का लड़का उस 8 वर्ष की कन्या से पूछ लेता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? लड़की आंखें चढ़ाकर धत कह के वहां से भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के या दूध वाले के अकस्मात दोनों मिलते रहे। महीने पर यही याद रहा कि लड़का लड़की से कहता रहा कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की आगे चढ़ा के धत कह के शर्माकर भाग जाती। लेकिन एक दिन जब ये घटना 2-3 महीने तक चलती रही, उसी बीच एक दिन जब लैला सिंह होरा से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब होरा उसकी संभावना के विरुद्ध कहती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू अर्थात एक दुपट्टा जिसपे रेशम का बना हुआ है और उस पे नक्काशी कढ़ाई की हुई है। जब लैला सिंह वह जवाब सुनता है तो वो काफी दुखी हो जाता है और घर जाते हुए लड़के ने घर की लहा ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, मोरी का मतलब खड्डे में। एक छापड़ी वाले के दिन भर की कमाई हुई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उधेड़ दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। जब कहीं जाके लैला सिंह घर पहुंचा था। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि अमृतसर के वातावरण का चित्रण है, उसके अंतर्गत गाड़ी वाले जो तांगे वाले हैं उनकी भाषा और बड़े बड़े शहरों के तांगे वालों की भाषा की तुलना की गई है। फिर एक दुकान के ऊपर लैला जो 12 वर्ष की आयु का है, अपनी मामा के यहाँ आया हुआ, गुरु बाजार में उसके मामा रहते हैं, वह दुकान पे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया हुआ है। इतने में वहां पर एक लड़की भी आती है जिसका नाम है होरा। ये 8 वर्ष की कन्या है, इसके मामा है अतर सिंह की बैठक में रहने वाले। ये मंगरे की है, लैला मांझे का रहने वाला है, दोनों अपने ननियाल में है, दोनों दुकानदार के वहां खड़े हैं, आपस में बातचीत करते हैं। इतने में लैला होरा से जब सामान खरीद के जाने को होते तब पूछ लेता है चिढ़ाने के लिए, याद रखिएगा चिढ़ाने के लिए, तेरी कुड़माई हो गई। और इसी बात को जब वो कन्या सुनती है तब वो थोड़ी सी घबरा कर, थोड़ी सी शर्मा कर धत कह के वहां से भाग जाती है। 2-3 महीने तक यही इनके बीच होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये लड़का 12 वर्ष का, ये लड़की 8 वर्ष की, तब लैला होरा को हमेशा चिढ़ाने के लिए यही जवाब कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। और जो लड़की है, जो कन्या है 8 वर्ष की, वो हमेशा धत कह के शर्मा के भाग जाती थी। किंतु एक दिन संभावना के विरुद्ध होरा ने कह दिया कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू जो सगाई के समय एक पट्टी के रूप में बच्चियों को दिया जाता है। कहानी 1915 की है, आजादी से पहले की है, जब बाल विवाह होते थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अंक। इस पहले अंक को 25 वर्ष हो गए। अब वो लड़की पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमें लड़के का जरूर पता है, लैला सिंह का, जो 12 वर्ष की आयु में आपने अमृतसर में देखा। अब इनकी आयु ज्यादा हो चुकी है। अब 25 वर्ष के बाद की कहानी को हम देखते हैं कि लैला सिंह फौज में भर्ती हो चुका है। नंबर 77 सिख राइफल्स, उसके अंदर ये भर्ती हो चुका है और इसकी पोस्ट यानी पद है जमादार का। इसके जो सूबेदार हैं उनका नाम है हजारा सिंह, और सूबेदार इसके बहुत प्रेमी हैं, लैला सिंह से बहुत प्रेम रखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह का एक लड़का है बौद्धा सिंह, जिसको एक ही वर्ष हुआ है फौज में भर्ती हुए। ये सब लोग पूरी बटालियन नंबर 77 सिख राइफल्स इंग्लैंड की तरफ से जर्मन सैनिकों से लड़ने के लिए फ्रांस की भूमि पर चली गई है। सीधे वहीं पर आते हैं, चूंकि कहानी फ्लैशबैक शैली में है, इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले समझानी पड़ेगी। वहीं पर चले गए हैं, वहां पर खंदक बना दी है और वहीं पर ये लोग निवास कर रहे हैं। उस वातावरण की प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड के सैनिकों की तरफ से ये लोग गए हैं। नंबर 77 सिख राइफल्स जर्मन सैनिकों से लड़ाई करेंगे, फ्रांस की जमीन पर लड़ाई करने के लिए मौजूद है। आगे कहानी पढ़ते हैं। अंक सेकंड अंक में हम देखेंगे युद्ध का वातावरण है और लैला सिंह का कथन, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कटाई है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा यहाँ पर ज्यादा है।
और जलजले भूकंप की बात करें तो भूकंप यहाँ पर आते ही रहते हैं। नगरकोट के जलजले की हमने बात सुनी थी, लेकिन यहाँ दिन में 25 बार जलजला होता है। और दुश्मन यानी गनीक कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ पूरी गंदक हिल जाती है, तोप के गोले आते रहते हैं। अब ये दुश्मन पता नहीं कहाँ है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तब सूबेदार हजारा सिंह लैला सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि लैला सिंह और 3 दिन है, 4 दिन तो खंदक में बिता दिए, 3 दिन और निकालने हैं, कुल मिला के 7 दिन जब हो जाएंगे तो इन्हें छुट्टी मिल जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टी, यानी 7 दिन ड्यूटी करनी है, 7 दिन छुट्टी मिल जाती है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा के सो रहेंगे। वजीरा सिंह के कथन है, उस फरंगी मैम के बाग में मतलब की सी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, पैसे नहीं लेती। कहती है फिरंगी मैम, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना घुमाए घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर मुझे संगीन चढ़ाकर लड़ाई करने का युद्ध करने का आदेश मिल जाए तो 7 मील तक 7 जर्मनों को मारकर ही लौटूं। अगर नहीं मारूं जर्मनों को तो मुझे दरबार साहब के दहलीज पर मत्था टेकना नसीब न हो। दरबार साहब का मतलब जो इनके गुरुद्वारा है अमृतसर का, वहां पर। हजारा सिंह हंसते हुए कहता है कि हाँ, नहीं तो तुम सीधे बल्ली नहीं पहुंच जाओगे लड़ते लड़ते। और कहता है कि बड़े अफसर दूर की सोच रखते हैं, ऐसे एक तरफा लड़ाई करते करते आगे बढ़ जाना खतरे में आ जाने का काम होता है। इनकी बातचीत चलती रहती है, पर लैला सिंह सूबेदार को कहता है कि क्या करें, हड्डियों में ठंड जम गई है, सूर्य यहाँ पर निकलता नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, गर्मी का नामो निशान नहीं। भारत के वातावरण से बिल्कुल विपरीत वातावरण यहाँ पर है। सब लोग बातचीत करते हैं। तब हजारा सिंह उद्यमी को कहता है कि तू कोयले डाल, वजीरा सिंह को कहता है कि तू बाहर जो खाई के अंदर पानी जम गया उसको बाहर फेंक दे। महासिंह को कहता है कि पहरा बदलने का टाइम हो गया, पहरा बदल दो। अब वजीरा सिंह का परिचय लेते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब जौका, हंसाने वाला। बाल्टी में गंदा पानी भर के खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूं, यानी पौधा, पेड़ करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पे सब लोग हंसने लग जाते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, उसके हंसी मजाक पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। लैला सिंह भी दूसरी बाल्टी में पानी भर के देता है कि अपनी बाल्टी के खरबूजों में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। वजीरा सिंह कहता है कि ये देश क्या, स्वर्ग है। इतनी प्राकृतिक सौंदर्य की छटा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसके लिए ये स्वर्ग है कि मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन या मांग लूंगा और फलों के बूटे, गार्डन, बगीचे लगाऊंगा। लैला सिंह कहता है कि लाड़ी होरा को भी यह बुला दोगे या फिर वो दूध पिलाने वाली फिरंगी में हो। वजीरा कहता है चुप कर, गया वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। मैंने फिरंगी मैम को बड़ा समझाया कि सिख जो होते हैं वो सिगरेट या तंबाकू नहीं पीते, लेकिन वो बार बार सिगरेट पिलाना चाहती है। फिर बात को बदलते हुए वजीरा सिंह कहता है कि हजारा सिंह का लड़का जो बौद्धा सिंह है उसकी तबीयत कैसी है। लैला सिंह कहता है नहीं ठीक है। तब वजीरा सिंह कहता है कि जैसे मैं जानता ही नहीं हूं, कि जैसे मैं परिचित न हूं वैसे बात न करो। तुम पूरी रात उसकी जगह पहरा देते हो, अपने कंबल भी उसी को उड़ा देते हो, थोड़ा खुद का भी ध्यान रखा करो, वरना निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तब लैला सिंह वजीरा सिंह को समझाने के लिए उसे कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेट की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन में पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा के कहा, क्या मरने मारने की बात करते हो, मरे तुरक और जर्मन, हम क्यों मरे। फिर ये लोग गीत गाने लगते हैं जो वजीरा सिंह प्रारंभ करता है। दिल्ली शहर से पिछोड़ जा दिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मंडी। गीत और भी बढ़ाए लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये गीत पूरी पलटन में, पूरे राइफल्स के सैनिकों में, सिक्कों के अंदर, उन गरबारी सिक्कों के अंदर इस लुच्चक गीत से बहुत ज्यादा एक प्रकार का जागृति अवस्था आ जाती है, उनके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, तेजी आ जाती है। इतने दिन से 4 दिन से खंदक में पड़े रहे उनके अंदर जो आलस्य आ गया वो बिल्कुल उड़ जाता है। अगला एपिसोड लेते हैं अंक 3।
दोपहर रात हो गई, यानी रात के जो 4 पहर माने गए उसमें से दोपहर हो गई, यानी रात के 12 के आसपास बज गए। पूरी तरह अंधेरा था, सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में वहां पर आवाज आती है, जहां पर ये लोग सब सिर्फ राइफल्स के खड़े हैं, वहां पर आवाज आती है। एक व्यक्ति कहता है सूबेदार हजारा सिंह, तेज आवाज में चिल्लाता है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह उस व्यक्ति की आवाज पे चढ़कर बाहर आते हैं और सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हजारा सिंह ने जो आवाज पहचानी वो लेफ्टिनेंट की थी, जिसे हम यहां पर कहेंगे लेफ्टिनेंट साहब। सूबेदार हजारा सिंह को लेफ्टिनेंट साहब की आवाज आती है। हजारा सिंह वहां जाके सैल्यूट करता है और कहता है क्या हुक्म है लेफ्टिनेंट साहब, यानी लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट साहब हजारा सिंह को आदेश देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 10 सैनिकों को छोड़ के बाकी के सभी सैनिक एक खाई दूर, कुछ मील दूर जाओ, जहां पर 50 जर्मन सैनिक खड़े हैं, उनके ऊपर धावा कर दो। हजारा सिंह लेफ्टिनेंट साहब के आदेश की पालना करते हुए अपने सैनिकों को लेकर वहां पर जाता है और पीछे जब लैला सिंह तैयार होकर जाने को होता है उन सैनिकों के साथ युद्ध करने, तो हजारा सिंह के इशारे पर आंखों ही आंखों की भाषा समझ के वही रुक जाता है। हजारा सिंह लैला सिंह को समझाते हैं कि बौद्धा सिंह बीमार है, आप यही रहो, ध्यान रखना। तब मुख्य कैरेक्टर लैला सिंह, साथ में बौद्धा सिंह और वजीरा सिंह, ये तीनों कैरेक्टर यहीं पर रहते हैं। बाकी सबसे लड़ाई करने के लिए, जर्मन सैनिकों पर धावा करने के लिए वहां से चले जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि सब सैनिक चले गए, वजीरा सिंह वही खड़ा है लेफ्टिनेंट साहब के पास। लेफ्टिनेंट साहब सीढ़ी के पास खड़े हैं और हजारा सिंह के जाने के 10 मिनट के बाद, समय भी दे रखा है कहानी में, 10 मिनट के समय के बाद लेफ्टिनेंट साहब एक सिगरेट का पैकेट हजारा सिंह, लैला सिंह की ओर बढ़ाते हैं। लैला सिंह एकदम अचंभे में आ जाता है कि लेफ्टिनेंट साहब को क्या ये चीज नहीं पता कि सिगरेट या तंबाकू नहीं पीते। लैला सिंह को लेफ्टिनेंट साहब पर संदेह होता है। तब वह परीक्षा लेने के लिए लेफ्टिनेंट साहब को कहता है कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं है? तब लैला सिंह वापस से कहता है कि नहीं साहब, ये देश तो पसंद है, लेकिन शिकार के वे मजे यहाँ कहा, यानी शिकार करने के वे मजे जो पंजाब में थे वो यहाँ पर कहाँ है? और फिर लैला सिंह लेफ्टिनेंट साहब की परीक्षा लेने के लिए कि असली लेफ्टिनेंट साहब है या कोई नकली जर्मन वेश बदलकर लेफ्टिनेंट बनकर आया हुआ है, परीक्षा लेने के लिए उनको एक कहानी सुनाता है कि याद है साहब पलसार की वो नकली लड़ाई, जब हम जगादारी के जिले में नीलगाय का शिकार करने गए थे और आप खोते पर सवार थे, आप खोते पर सवार थे और सामने से तेजी से अचानक से एक नीलगाय निकली, इतनी बड़ी जैसे नीलगाय लैला सिंह ने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी, लेकिन आपकी एक गोली उसके आगे के पैरों से लगी और पीछे के पुट्टे से निकली। कितने बड़े बड़े सींग थे उसके, 2 फुट 4 इंच के। और इसी बीच आपका जो रसोईदार था, खाना बनाने वाला खान सामा अब्दुल्ला, वो एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था, आपको उस पर भी क्रोध आया था। लैला सिंह कहता है कि उस नीलगाय के सींग 2 फीट के थे, तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है नहीं लैला सिंह 2 फीट 4 इंच के थे। फिर लैला सिंह कहता है कि साहब आपने कहा था कि उस नीलगाय का सिंग आप है ना शिमला में तैयार करवा के रेजिमेंट की बेंच पर लगाएंगे। तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है नहीं लैला सिंह, मैंने वो विदेश में भेज दिया। लैला सिंह की तरफ लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट बढ़ाकर वापस से कहता है लो लैला सिगरेट पियो। लैला सिंह कहता है रुको मैं दिया सलाई लेके आता हूँ, और वहां से लैला सिंह एक बार खंदक के अंदर जो बने हैं टेंट उनके अंदर चला जाता है। वहां पर उसे वजीरा मिलता है। वजीरा सिंह रात को सो रहा होता है, इतने में लैला की ठोकर उस पर लग जाती है। वजीरा सिंह कहता है क्या हुआ, कयामत आई है क्या? तो लैला सिंह कहता है हाँ कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब का वेश बदल के आई है, अर्थात ये जो लेफ्टिनेंट साहब है ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है। अर्थात लैला सिंह की जो परीक्षा ली गई उसमें ये लेफ्टिनेंट साहब खरे नहीं उतरे हैं, लेफ्टिनेंट साहब फेल हो गए। लैला सिंह को पता चल गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब असली लेफ्टिनेंट साहब
नहीं है। यहाँ पर हमने पहले, दूसरे और तीसरे अंक को देखा। अमृतसर के वातावरण, जब लैना और होरा मिले, कुड़मई की बात हुई। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि लैना सिंह नंबर 77 सिख राइफल्स के अंदर जमादार बन चुका है और वहां पर हजारा बौद्धा सिंह सब लोग वहां पर युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध अभी हुआ नहीं है, आपस में बातचीत चल रही है। तीसरे में हमने देखा कि एक जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब का वेश बदल के आता है, हजारा सिंह और अन्य सैनिकों को युद्ध करने के लिए धोखे से बाहर भेज के सिर्फ 10 सैनिकों को ही वहां रखता है। लैना सिंह को बिल्कुल यकीन हो चुका है कि अति शीघ्र उन 10 सिख सैनिक जो पीछे बचे हुए हैं उनके ऊपर जर्मन सैनिक आक्रमण करने वाले हैं। अगले एपिसोड जो 2 बाकी रहे हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।